गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। मैंने आपको पहले बताया था कि चैप्टर नंबर 4 और 5 मैंने एक साथ लिखवा दिया है, एक ही चैप्टर समझिए एक तरीके से है, लेकिन ये बुक में अलग अलग है। तो ये चैप्टर नंबर 5 है और कॉपी के हिसाब से तो वो एक ही चैप्टर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एक साथ लिखवाया है। ठीक है, तो इसमें ये जो चैप्टर है ये मेनली हमारी विंडोज़ 7 के बारे में है। ठीक है, तो इसमें विंडोज़ 7 में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे वो किस तरीके से रन करता है और कैसे कैसे मतलब उसके बारे में पहले बताएंगे और फिर एक बार करके भी दिखाएंगे। हालांकि हो सकता है वीडियो जो हम आपको बना के दे वो विंडोज़ 8 का रहे, लेकिन वो वर्किंग लगभग एक ही जैसी है, थोड़ी बहुत का फ़र्क होता है, थोड़ी सी अपीयरेंस में चेंजेस है। तो वहाँ जो उसमें जो डेस्कटॉप होता है वो डायरेक्ट अपीयर नहीं होता, वहाँ थोड़ा तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो मेरे पास जो सिस्टम है उसमें विंडोज़ 8 है, लेकिन बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। तो हो सकता है अगर मैं आपको प्रैक्टिकली इसका वीडियो आप लोगों को दिखाऊं तो हो सकता है उसमें विंडोज़ 8 के थ्रू दिखाऊं, 7 के थ्रू नहीं। लेकिन ये चैप्टर मैंने मतलब विंडोज़ के ऊपर ही है, क्योंकि ये बुक थोड़ी पुरानी है, तो इसमें विंडोज़ 7 से ही वो दिखा रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन बाकी चीज़ें वैसे ही होती हैं, थोड़ा सा अपीयरेंस का फ़र्क है। तो प्रैक्टिकल वाले में शायद आपको विंडोज़ 8 के थ्रू थोड़ा सा बताएं, लेकिन बाकी जो एक्सप्लेनेशन कर देंगे वो सब कुछ यही होगा। तो सबसे ये चैप्टर आपका विंडोज़ 7 का है कि विंडोज़ 7 वॉज प्रोड्यूस as a part of Windows NT family of operating system. It was made available use on October 22 2009। मैंने आपको पहले ही बताया था 2009 में विंडोज़ 7 आया था और इसकी डेट भी दी हुई है अक्टूबर 22, तो एग्जैक्ट इसी डेट पर वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद से इसने विंडोज़ एक्सपी की जगह ले ली पूरी तरीके से, क्योंकि इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, मैंने आपको पहले बताया था 2006 के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उसका ऐड आता था टीवी पे, विंडोज़ विस्टा। तो विंडोज़ विस्टा धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि उसकी में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो नहीं पॉपुलर हो पाया, और विंडोज़ 7 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और विंडोज़ एक्सपी को उसने बिल्कुल हटा ही दिया। क्योंकि हम लोगों ने तो मैंने तो विंडोज़ एक्सपी सालों तक यूज़ किया है, विंडोज़ 7 तो बहुत बाद में यूज़ किया, क्योंकि पहले विंडोज़ एक्सपी ही चलता था। विंडोज़ एक्सपी में बहुत सारे अच्छे फीचर थे जिससे हम लोग उसको इजीली यूज़ कर सकते थे। विंडोज़ विस्टा में बहुत सारी कमियां होने की वजह से वो पॉपुलर नहीं हुआ, और विंडोज़ 7 जब आया तो उसने एक्सपी को धीरे से हटा के, और अभी भी विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 चलता ज़रूर है, लेकिन अभी भी विंडोज़ 7 ही मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर कोई आगे चलकर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जो विंडोज़ 7 की तुलना में थोड़ा सा ईजी टू यूज़ होगा और ईजी टू हैंडल होगा, तो वो उसकी पॉपुलैरिटी आगे होगी। तो सबसे पहला फीचर जो होता है हमारे विंडोज़ 7 का वो होता है ईजी टू यूज़। ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी, मैंने ईजी टू यूज़ की पहले भी बहुत एग्जांपल आपको दिए हैं कि जब भी कोई चीज़ यूज़ करने में ईजी होती तभी वो हमको ईजिली समझ में आती है। दूसरी चीज़ मल्टीटास्किंग वाली फैसिलिटी इसकी सबसे बड़ी है कि एक बहुत मल्टीटास्किंग, इसमें कई सारे काम एक साथ हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो सर्च करने का जो होता है, सर्च मेड ईजियर, मतलब इसमें जो सर्चिंग वाली चीज़ें होती हैं वो भी बहुत इजी होती है। हम इजीली इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, और भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम जाकर इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। फिर आता है पिनिंग अ टास्क बार। टास्क बार के ऊपर हम किसी भी आइकन को पिन करने का मतलब है कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें एक फैसिलिटी है कि जो टास्क बार होता है, ठीक है, तो उस टास्क बार के ऊपर जो एक लाइन बनी होती है मेन डेस्कटॉप के सबसे नीचे, उस टास्क बार पे हम जाकर उसको, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको हम पिन कर सकते हैं, पिन टू टास्क बार। तो उससे क्या होगा, वो उसका आइकन परमानेंटली टास्क बार के ऊपर अपीयर रहता है। और वैसे भी अगर नहीं भी करते हैं तो अपने आप से धीरे धीरे करके वो अपने आप रहता ही है, कई बार यूज़ करने के बाद अपने आप से वो पिंड हो जाता है। ठीक है, और भी इसमें ऑप्शन आते हैं जैसे एरो पीक। दिस फीचर अलाउ यू टू क्विकली व्यू द डेस्कटॉप विदाउट मिनिमाइजिंग द ओपन विंडो। टू डू सो जस्ट अपॉइंट द शो डेस्कटॉप बटन एट द राइट एज ऑफ द टास्क बार पे ही एक एरो पीक का ऑप्शन होता है, उसको डायरेक्टली हम क्लिक कर दें तो वो हमें डेस्कटॉप पर वो डायरेक्टली लेकर चला जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शन होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम उसे यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग विंडोज़ क्या है, जब हम विंडो को स्टार्ट करते हैं, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद हमको एक मेन स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, तो वो स्विच ऑन होने में भी टाइम लगता है। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज। इट इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विंडोज नोन एज डेस्कटॉप। ये स्टार्ट विंडो और डेस्कटॉप लगभग जुड़ा ही हुआ है कि हम उसको जब स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, धीरे धीरे वो स्टार्ट होता है। मैंने पहले बताया था कि जो रैम होती है और रोम होती है, दोनों की वर्किंग यही होती है। रोम जो होती है कंप्यूटर को ऑन होते समय, ऑफ होते समय उसकी वर्किंग होती है, उसके बाद उसका काम बंद हो जाता है। और रैम जो होती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक उसकी सारी वर्किंग चलती रहती है। तो ये ऑन ऑफ होने में रैम और रोम का बहुत बड़ा रोल होता है।
डेस्कटॉप क्या होता है? जो मेन स्क्रीन होती है जहाँ पर हमको सारे आइकन दिखाई देते हैं वो होता है डेस्कटॉप। अ डेस्कटॉप इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप द टॉप ऑफ योर वर्किंग टेबल। डेस्कटॉप वर्ड जो है वो वर्किंग टेबल के टॉप से ही हुआ है। डेस्क मतलब डेस्क बोलते हैं टेबल को, उसी के टॉप से। वेयर यू में फाइंड पेन स्टैंड नोटबुक कैलकुलेटर, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। भाई अगर एक टेबल अगर आपकी है स्टडी टेबल है तो उस पर सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी। उसी स्टडी टेबल के उसको स्टडी टेबल को डेस्कटॉप भी बोलते हैं, उसी से ये वर्ड डेस्कटॉप लिया है। यहाँ डेस्कटॉप का मतलब होता है जो मेन स्क्रीन होती है। नॉर्मली जो कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, लैब में तो उनको भी डेस्कटॉप ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डेस्कटॉप के ऊपर रखे जाते हैं, टेबल के ऊपर रखे जाते हैं। लैपटॉप को लैपटॉप कहते हैं क्योंकि वो लैप मतलब पैर पे रखा जाता है, पैर दोनों पैर पे हम उसको रख के यूज़ कर सकते हैं, इसको लैपटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप में यही फ़र्क है। डेस्कटॉप क्योंकि वो टेबल पे रखते हैं डेस्कटॉप है, और उसको पैर पे हम रख सकते हैं इसलिए उसको लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। बाकी दोनों की वर्किंग तो एक ही जैसी है, बस साइज़ का फ़र्क होता है। वो भाई जो डेस्कटॉप वाला है उसको पैर पे रख ही नहीं सकते, तो इसलिए इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी डिफ़र करती है। फिर आता है आपका स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है? डेस्कटॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लास्ट में एक आइकन बन के आता है जो विंडोज़ का लोगो होता है। विंडोज़ का लोगो आप लोगों ने देखा होगा, कलरफुल होता है, ब्लू कलर का लोगो होता है, उसमें स्क्वायर 4 तरह के स्क्वायर बने होते हैं अलग अलग कलर में, तो वही हमारा स्टार्ट बटन होता है। उस स्टार्ट बटन को क्लिक करके हम देखो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो होती है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उनको हम डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर पाते, तो वो स्टार्ट बटन पे वो सारे दिखाई दे जाते हैं। स्टार्ट बटन पे जाओ और प्रोग्राम्स पे जाओ, उसके बाद जो भी जिस पे भी आपको जाना है वो जा सकते हो सकता है वो आइकन जो है वो डेस्कटॉप पर ना बना हो, तो इसलिए वो डायरेक्टली आप उस चीज़ पे जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह के चीज़ें उसमें रहती हैं कि जिससे आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, म्यूज़िक है, गेम्स हैं, कंट्रोल पैनल है। तो ये कंट्रोल पैनल का क्या रोल होता है वो बताएंगे आगे। डिवाइस एंड प्रिंटर्स हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स है, हेल्प एंड सपोर्ट है, ये सारे ऑप्शन आपके स्टार्ट बटन पर अवेलेबल रहते हैं। ऑल प्रोग्राम्स सबसे मेन ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट्स कहाँ, उसके भी सारे ऑप्शन, उस पर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। माई कंप्यूटर के थ्रू आप अंदर जाओगे, डेस्कटॉप पे सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। और कंप्यूटर का भी ऑप्शन उस पर होता है। अगर हमको कंप्यूटर मान लो कंप्यूटर का आइकन किसी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, तो उसके कंप्यूटर के अंदर के जो भी मतलब उसमें हार्ड डिस्क हैं, जो भी ड्राइव्स बनी हुई हैं, CDEF ड्राइव बनी हुई, उन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इसका नॉर्मल यूज़ जो है वो तो या तो माउस और कीबोर्ड की सेटिंग चेंज करने के लिए होता है, या फिर जो उसकी अपीयरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको चेंज करने के लिए होता है, या फिर सबसे बड़ा जो यूज़ होता है वो होता है आपका प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, उसको हमें अनइंस्टॉल करना है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके उसको रिमूव करना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में डायरेक्टली भी रिमूव हो जाता है, और एप्लीकेशन मैनेजर के थ्रू से भी जाकर हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल के थ्रू ही हम लोग सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो हमने इंस्टॉल किए हों, जो इनबिल्ट होते हैं, जो पहले जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट हैं, हम उनको यहाँ ना तो यहाँ डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं होता है। मोबाइल में क्या होता है कि उसमें हम बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मोबाइल के साथ मिलते हैं, मोबाइल मतलब हमने नया मोबाइल लिया, कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट होते हैं, उनको हम डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसेबल नहीं होता है। यहाँ पर वो ना तो आपको कंट्रोल पैनल में शो ही करेगा, वो उसमें शो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट है, उसके साथ अपने आप से वो आया है, वो आपको यूज़ करना ही करना, यूज़ करें चाहे ना करें वो तो अपने ऊपर है, लेकिन उसको हम अनइंस्टॉल नहीं करते। जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, जो गेम्स होते हैं, कुछ इसमें गेम्स होते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे लैब में, उसको हम चाह के भी नहीं हटा सकते। बच्चे उनको जब मेरे 2 मिनट हटने पे लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो हम चाह के भी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो हटेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट होते हैं। कोई दूसरा गेम जो अलग से इंस्टॉल किया गया उसको तुम कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन जो इनबिल्ट होते हैं उनको हम नहीं हटा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है, इसका मेन पर्पज़ तो यही होता है कि उसको हम यूज़ करके कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें आता है आइकन तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी अब बुक में दिया हुआ है तो आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें। आइकन से मतलब होता है एक ऐसा ग्राफिकल इमेज जो उस सॉफ्टवेयर से लिंक्ड होती है जिसका हम यूज़ करना चाहते हैं। वो जो भी सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल हैं इनकी ये ग्राफिकल इमेज डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाती है। जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, या जो भी फीचर है उसको ओपन कर सकते हैं। तो आइकन बस एक तरह का ग्राफिकल इमेज होती है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को या उस फीचर को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई माई कंप्यूटर यूज़ करना, उसका आइकन बना हुआ होगा। रिसाइकिल बिन को तुमको देखना है कौन कौन सी फाइल डिलीट है, तो उसका आइकन बना हुआ होगा। तो वो एक ग्राफिकल इमेज है,
किसी भी चीज़ का भी ग्राफिकल इमेज, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, लेकिन उसकी कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन, डेस्कटॉप आइकन, सिस्टम आइकन, दुनिया भर के उनकी कैटेगरी कैटेगराइज की गई है, लेकिन इसका कोई बहुत रोल नहीं होता है। इसको जानना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि आइकन आपको सब लोग यूज़ करते आ रहे हैं, आपको पता है आइकन क्या है। एक तरह की इमेज होती है, ग्राफिकल इमेज, छोटी सी ग्राफिकल इमेज होती है, जिससे कि हम लोग डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को जिसको हम एक्सेस करना चाहें, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं। टास्क बार एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। डेस्कटॉप पे सबसे नीचे जो लाइन बनकर आती है, एक चौड़ी सी स्ट्रिप बन के आती है, जिस पे आपका स्टार्ट बटन होता है, और इस साइड में आपका टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है, और क्या नाम है, ऑडियो का बना होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क का बना होता है। और अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी हम मान लो यूज़ कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर, उसको मिनिमाइज़ करते हैं तो अपने आप से वो टास्क बार पे जाके रुक जाता है। तो वो एक स्ट्रिप होती है, उसी पे वो सारी चीज़ें, उसी को टास्क बार बोलते हैं। तो ये सब जितने मैंने नाम लिए, स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन वाला हुआ, टाइम वाला हुआ, वो इसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। और ये सारा आपका उसी टास्क बार के ऊपर अप्लाई होता है, सारा कुछ उसी टास्क बार के मेन डेस्कटॉप के पीछे जो सबसे नीचे जो एक पतली सी स्ट्रिप जैसी बनी होती है, उसी को बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रिसाइकल बिन आता है। अगर हमें कोई एक रिसाइकल बिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब भी हमको कुछ डिलीट करना होगा, कोई भी फाइल अगर हमें डिलीट करनी होगी, तो वो फाइल डिलीट होकर कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल जब हो जाती हैं तो उनको हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। भाई ज़रूरत के हिसाब से हमने यूज़ की फाइल, अब वो फाइल बड़े साइज मूवीज़ हैं, मूवीज़ आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ली, मतलब कॉपी कर ली, इंस्टॉल नहीं होती, कॉपी होंगी, कॉपी कर ली। अब वो मूवीज़ देख ली, देखने के बाद दिन बीत गए, तो भाई वो मूवीज़ देख ही ली हैं, तो उसके बाद आपको हटाना ही पड़ेगा उसको, तो उसको हटा दिया, तो उसको डिलीट करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारी रिसाइकल बिन में जाएगी। लेकिन उसकी भी अपनी लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही वो उसमें रखता है, उसके बाद वो डायरेक्टली डिलीट हो जाती है। तो डायरेक्टली भी हम डिलीट कर सकते हैं और रिसाइकल बिन का यूज़ करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाती है, अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती। रिसाइकल बिन में डायरेक्टली डिलीट नहीं इसलिए नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा है, मान लो कोई फाइल है, आपने डिलीट कर दी, फिर उसमें हुआ ये कि भाई वो आपको बाद में लगा कि नहीं उसकी तो ज़रूरत है, तो आप रिसाइकल बिन में जाओगे, वहाँ वो फाइल दिखेगी, उस पर राइट क्लिक करोगे और रिस्टोर पे क्लिक कर दोगे। रिस्टोर पे क्लिक करने से वो फाइल ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर का मतलब जहाँ पर वो फाइल, जहाँ से वो डिलीट हुई थी, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर आप उस फाइल को देख सकते हो। लेकिन ये हर फाइल के केस में नहीं होता है। अब ये कहानी तो मैंने बता दी, लेकिन ये सच्चाई ये है कि हर फाइल केस में नहीं। जब बड़ी हैवी फाइल्स होती हैं तो नहीं होता। अगर बहुत बड़े बड़े साइज़ की फाइल हैं वो डिलीट कर दी तो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएंगी, क्योंकि रिसाइकिल बिन जो होता है वो भी हमारा सी ड्राइव का ही स्पेस यूज़ करता है। सी ड्राइव का जो स्पेस होता है उसी को यूज़ करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है तो हो सकता है वो डायरेक्टली ही डिलीट हो जाए, वो रिसाइकिल बिन में जाएगी ना। नॉर्मली जो वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल है, ये सारी फाइल्स होती हैं, इनके केस में रिसाइकिल बिन अच्छे तरीके से काम करता है, जहाँ पर वो हम कितना भी डिलीट कर दें तो कोई बहुत दिक्कत नहीं करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चीज़ें हैं इसको हम वर्बली आपको बता देंगे, और उसके बाद हम कुछ वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिकल वीडियो। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनता। मतलब उस वीडियो को हम बनाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई देगी और जो भी स्क्रीन पे चल रहा है वो भी आपको सुनाई देगा। लेकिन उसके साथ ड्रॉबैक ये है कि उसमें 10 मिनट से ज़्यादा का वो नहीं करता है, 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाता है। तो इसलिए थ्योरी इसमें बता देते हैं, इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है, उसके बाद उसको वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। तो हालांकि आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो बड़ी क्लास में आप लोग आ गए हैं, कैसे कैसे क्या होता है वो सब आपको पता होता है। फाइल्स और फोल्डर क्या होते हैं आप सबने को पता है। देखो कोई भी फाइल है, फाइल का मैंने पहले भी बताया था कि हम किसी भी नाम से फाइल सेव कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने एक फ़ाइल बनाई है, और फाइल एक्सटेंशन भी जानना ज़रूरी है कि abcd.docx, abcd.xlsx और abcd.ppts। ठीक है, फाइल्स का क्या है, कोई भी, जैसे हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो भी हम वर्क करने के बाद उसको सेव कर देते हैं तो वो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, कभी भी हम एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फाइल नहीं रख सकते। भाई जैसे कॉपी होती है वैसे फाइल होती है, एक कॉपी के अंदर दूसरी कॉपी हम नहीं रख सकते। तो जैसे हम कॉपी को और तुम फाइल को रिलेट कर सकते हैं, और सेम नेम की फ़ाइल नहीं रख सकते। सेम नेम से मतलब ये है कि अगर हमने एक वर्ड फाइल बनाई है जिसका फाइल एक्सटेंशन .ddocx होता है, मैंने पहले भी फाइल एक्सटेंशन आप लोगों को कई बार बताया, अब नहीं बताएंगे, बहुत बार बता चुके हैं।
ठीक है। फाइल एक्सटेंशन वो होता है जिससे हर फाइल का जिसे नेम के साथ सरनेम होता है, उसी तरह हर फाइल को डिफाइन करने के लिए एक फाइल एक्सटेंशन होता है जो डॉट से स्टार्ट होता है। डॉट docx का मतलब है कि वर्ड फाइल, डॉट xlsx का मतलब है एक्सेल फाइल, डॉट pptx का मतलब है पावर पॉइंट फाइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसी तरह हर फाइल का अपना फाइल एक्सटेंशन होता है। सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होते हैं, कुछ कुछ याद रखते हैं। जैसे 3GP आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 3GP वीडियोस। 3GP एक फाइल एक्सटेंशन है, एक तरह की वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं 3GP। MP3 आपने नाम सुना होगा, MP3 भी एक तरह की ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये फाइल एक्सटेंशन मतलब उसका टाइप डिफाइन करता है कि वो फाइल किस टाइप की, किस सॉफ्टवेयर में डेवलप हुई है। तो .docx है मतलब वर्ड फाइल है। तो सेम नेम की फाइल एक जगह, सेम नेम की सेफ सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल, अगर हम चाहें abc.docx, एक वर्ड फाइल जो abc नाम की दो वर्ड फाइल एक फोल्डर में अगर हम उसको स्टोर करना चाहें तो नहीं कर सकते, या किसी ड्राइव में भी स्टोर करना चाहें तो नहीं कर सकते। सेम नेम की सेम सॉफ्टवेयर में बनी हुई दो फाइल्स एक जगह पे नहीं रह सकती, एक फोल्डर में नहीं रह, लेकिन सेम नेम की, देखो जैसे मैंने ये बनाई abc.docx, abc.xls, सेम नेम की लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल जो होती हैं वो एक फोल्डर में रह सकती हैं। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर जैसे आपका बैग होता है जिसमें आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपीज़ रखते हो, वैसे फोल्डर है। फोल्डर क्या होता है? कंटेनर ऑफ फाइल्स। अगर हमको फाइल्स को एक जगह पर रखना है व्यवस्थित तरीके से, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग फोल्डर का यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता, हम एक फोल्डर के अंदर जितने चाहें उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक फोल्डर के अंदर हम सेम नेम के दो फोल्डर भी नहीं क्रिएट, सिर्फ एक फोल्डर है उसके अंदर हमने दो फोल्डर बनाया, फोल्डर 1 फोल्डर 2, तो फोल्डर 1 फोल्डर 2 तो आ सकते हैं, लेकिन फोल्डर 1 नाम के दो फोल्डर एक जगह पे नहीं, तो सेम नेम वाला कंटेंट यहाँ पे भी नहीं चलता है। फाइल्स को स्टोर करने के लिए फोल्डर का यूज़ करते हैं, क्योंकि फाइल्स के अंदर फाइल्स को नहीं रख सकते, फोल्डर के अंदर हम जितनी चाहें उतनी फाइल्स रख सकते हैं, वो हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगी, ठीक है। और फोल्डर के अंदर जितने चाहें हम उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर जो होता है उसको बोलते हैं सब फोल्डर। एक आपका मेन फोल्डर होगा जहाँ पर जिसमें फाइल रखी होगी, और उसके अंदर जितने हम फोल्डर क्रिएट करेंगे वो सारे सब फोल्डर, और फाइल भी रख सकते हैं हम फोल्डर के अंदर, फाइल फोल्डर एक साथ भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। एक ही फोल्डर बनाया हुआ है मान लो, उसी के अंदर फाइल भी बहुत सारी पड़ी हुई है, फोल्डर भी पड़े हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम नेम नहीं हो, सेम नेम के फोल्डर नहीं हो सकते। इनका यूज़ होता है भाई, जैसे आप लोगों ने अलग कंप्यूटर खरीदा में एक सी ड्राइव होगा जिसमें आपका विंडोज 7 लोड है, DEF ड्राइव है, डी ड्राइव है, मान लो आपने ऑडियो सॉन्ग्स रखे, अब ऑडियो सॉन्ग्स भी आपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से अलग अलग रखे हैं कि ए से लेकर जे अल्फ़ाबेट तक एक फोल्डर में, जे और उसके बाद के अल्फ़ाबेट के जो मूवीज़ के सॉन्ग होंगे वो अलग फोल्डर में। तो इस तरह से अलग अलग तरह की फ़ाइल को अलग अलग फोल्डर में रखने से आसानी होती है कि हम ढूंढ सकते हैं। अगर सारी फाइल हम एक जगह रख देंगे तो हमको ढूंढने में दिक्कत होगी भाई। बहुत सारा काम ऑफिशियल वर्क में तो बहुत सारे फोल्डर क्रिएट होते हैं, जब भी कोई नया काम होता है एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया जाता है, उसी फोल्डर में सारा काम रखा जाता है, जिससे कि जब भी हमको एक्सेस करना हो, जब भी हमें वो चीज़ ढूंढनी हो तो हम ईजिली उसको ढूंढ सकें, ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो। तो फाइल और फोल्डर का बहुत बड़ा यूज़ होता है। इसको ईजिली हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से इसको डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं, इनके भी आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग आइकन होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा लार्ज होता है, फिर मीडियम होता है, स्मॉल होता है, लिस्ट होता है, डिटेल होता है, टाइल होता है, कंटेंट होता है। तो ये अलग अलग इसके ऑप्शन होते हैं, ये आपको करके दिखाएंगे, यहाँ बताने से नहीं समझ में आएगा, करके दिखाएंगे किस तरीके से वो होता है। और फाइल्स को भी हम अलग अलग तरीके, फाइल को हम क्रिएट करने से लेकर उसको रीनेमिंग, उसको डिलीटिंग, वो सब करके आपको दिखाएंगे वीडियो के थ्रू। नॉर्मली जब ये चैप्टर चलता है तो जिसमें लैब में लेके जाते हैं तो उसमें कुछ बताना नहीं होता है, उसमें 2-3 चीज़ें बताई जाती हैं। किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है, एक तो वो चीज़ बताते हैं। दूसरी कोई फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताते हैं, किस तरीके से उनको रीनेम करते हैं ये भी बताया जाएगा, और किस तरीके से उसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट भी करके दिखाएंगे और उसको वापस से रिस्टोर करके भी दिखाएंगे, रिसाइकल बिन से किस तरीके से वो वापस रिस्टोर होता है। दूसरी चीज़, कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना हो तो सर्च करने के भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के थ्रू हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो वो सर्च करने के ऑप्शन भी आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से, कहाँ से हम लोग सर्च करते हैं, क्योंकि इसमें अब जो पार्ट है वो प्रैक्टिकली दिखाने वाला ज़रूरी है। उसमें थ्योरेटिकली से वो नहीं समझ में आएगा किस तरीके से, भाई वो तो हम बोलते जा रहे हैं, बोलने से उतनी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, वो समझ के ही समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर की जो कहानी है वो यहीं तक थी। बाकी हम इसमें जो 10-10 मिनट के प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको और अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कराएंगे किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं, तब आपको और बढ़िया तरीके से इसको समझ में आ जाएगा।
कि ये चैप्टर में मतलब क्या क्या और ऐसे प्रैक्टिकल वाले पार्ट से ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर। हालांकि आप लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके देखी हुई हैं, लेकिन तो थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। इसके बाद जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें प्रैक्टिकल दिखाएंगे, और प्रैक्टिकल के बाद वाले वीडियो से आप लोगों को नेटवर्किंग वाले चैप्टर के बारे में बताएंगे, जो कि प्योर थ्योरेटिकल है, उसमें कोई प्रैक्टिकल वाला वर्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि किसमें थ्योरी है किसमें प्रैक्टिकल है। तो नेटवर्किंग वाले में प्योर प्रैक्टिकल है, उसमें सॉरी प्योर थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल का कोई वर्क नहीं रहेगा। लेकिन इस चैप्टर में प्रैक्टिकल जहाँ जहाँ जिस जिस चैप्टर में प्रैक्टिकल आएगा, हम प्रैक्टिकल आपको करवा नहीं सकते, लेकिन आपको दिखा सकते हैं। हो सकता है जल्दी ही स्कूल खुल जाए, तब तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, सब काम क्लास में ही होगा, लेकिन मतलब स्कूल में ही होगा। लेकिन जब तक अगर नहीं खुलता है तब तक यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग काम चला सकते हैं। तो थ्योरी तो इसमें मैंने आपकी लगभग बता ही दी है सारी। अब जो भी इसमें आगे बताएंगे वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट आगे के वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।